क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 12 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन जो है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में जो आ सकते हैं वो हैं ये वाले। आज के देखिए, यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा है कि हम कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ वाला जो है सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। ठीक, तो क्या चीज़ें हैं, क्या मांग रहा है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, सब देखेंगे। केरला में बहुत ही बढ़िया ये इनिशिएटिव लगा मुझे, केरला का स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट आ गया है। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन का वैधीकरण कर दिया गया, यानी कि इसको लीगल कर दिया गया है। और भारत में नीति आयोग जो है ने एक रिपोर्ट निकाली है कि एक संस्था के साथ में मिलकर फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, मालगाड़ी जो जैसे आपने देखा होगा तो उससे रिलेटेड जो होते हैं लॉजिस्टिक्स हुई सबके बारे में फास्ट ट्रैक कैसे क्या करना है रिपोर्ट में जो है सोल्यूशन में बताए गए, जो कि क्वेश्चन में पूछा है तो आप लिख सकते हैं। रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम मिल गया है, क्या है सारी जानकारी इसके बारे में समझेंगे। देखिए, आज का जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को होता है। ठीक, यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, हमारा टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चल रहा है। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यूएसए के एफडीए ने कह दिया है कि कोवैक्सीन जो है, जो कि वहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि भैया वहाँ पे भी भारत की एक लौती जो है स्वदेशी वैक्सीन है, वहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि इमरजेंसी यूज़ का लिए अलाउ कर दे यूएसए, तो उसने मना कर दिया है। यूएसए की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अब यहाँ पे जो है भारत की बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए मना किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम बायोलॉजिक करके एक चीज़ होती है उसका भी हमें चाहिए, मतलब कि इमरजेंसी वाला नहीं देंगे, फुल पूरा ऑथराइजेशन हम देंगे। अब इसमें टाइम लगेगा। अब इससे दिक्कत जानते हो क्या है कि कोवैक्सीन मान लो किसी ने लगवाई है हमारे यहाँ भारत से, अब वो यूएस से जाना चाहता है तो वहाँ पे तो वैक्सीन वो चल रही है ना, वीज़ा आजकल चल रहा है, तो वो कह देंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखो अब आ रही हैं क्या, तो इंडिया लोग लेकिन इसीलिए कराना चाहता है कि कई लोग ऐसा अब जिन्होंने लगवा रखा तो भारत के गवर्नमेंट के भरोसे पे लगवाया था ना, वो कहीं जा नहीं पा रहा है। तो ये वाली चीज़ है। तो इंडिया की पहली इंडिजिनस ये वैक्सीन है और इसमें किल्ड वायरस डाला गया है। ठीक, जो कि सार्स कोरोना वायरस के कुछ पार्ट से बनाया गया है, उसकी पार्टिकल से, फिर उसको जो है आपका लेबोरेटरी में जो है इसको ग्रो किया गया, किल्ड किया गया। ठीक, हाई बायोसेफ्टी लेवल के लेबोरेटरी में, और फिर जो है इससे क्या होता है कि भैया अपना प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती जब इसको हम इंसर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब इंडिया चाह रहा था कि इसकी परमिशन मिल जाए यूएसए में भी, वहाँ पे भी लोग इसको लगवाएं, तो नहीं लगवाने दे रहे। एक ऑक्यूजेन नाम की एक कंपनी है जो कि भारत बायोटेक इंडिया की तरफ से वहाँ पर यूएसए में काम कर रही थी कि इमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन मिल जाए। ठीक, लेकिन इससे अब इसी को जो है यूएसए वालों ने बता दिया है कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमें वो कह रहे हैं कि अब डेटा इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, इनसफिशिएंट है, हम नहीं दे पाएंगे, इमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर चाहिए तो फुल अथोराइजेशन लो, जिसको कि यूएसए में बोला जाता है बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन। ठीक, बायोलॉजिक्स आपका लाइसेंस एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। अब इसमें ऑक्यूजन ने ये कहा है कि इसमें तो लगेगा टाइम, क्योंकि इसमें कई सारे क्लिनिकल ट्रायल होंगे, सब कुछ होगा, और यूएसए जो है इमरजेंसी के लिए मान नहीं रहा, तो यहीं कराना पड़ेगा। फीडबैक इन्होंने यही किया है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाओ, डेटा लाओ आप लोग, तब हम देंगे इसको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जो है डिस्कशन कर तो रहा था कुछ, लेकिन मिल नहीं पाएगा। अब इसमें जो है बीएलए सबमिशन करना पड़ेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कई सारा इसमें क्लिनिकल डाटा होगा, वहाँ पे लोग में जो है चेक किया जाएगा। ठीक, और ये डेवलपमेंट जो है काफ़ी मेजर सेटबैक है। अब इसमें ये है कि लाइसेंस नहीं मिल पाएगा कोवैक्सीन को, और बहुत हार्ड हो गया अब। ठीक है, और इसके लिए टाइम भी काफ़ी लगेगा। अब देखो, बायोलॉजिक्स जो ऊपर लिखा हुआ था उसका मतलब ये होता है कि फार्मास्यूटिकल, बायो फार्मास्यूटिकल, कोई जो जैविक जो चीज़ है बायोलॉजी से, जैसे कि आपका ये हो गया हार्मोन हो गया, ब्लड का प्रोडक्ट हो गया, खून वून हो गया, इन सब से जो है कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करके और फिर जो है वो कुछ बनाया जाए, ड्रग बनाया जाए फिर, तो उसको बायोलॉजिक्स बोलते हैं। बस ध्यान रख लो, यहाँ पे बीएलए जो है चाहिए होती है फुल ऑथराइजेशन के लिए, तो उसको बायोलॉजिक लाइसेंस ऑथराइजेशन बोला जा रहा है। ठीक, और इसका क्या मतलब है, इसका देखो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वैक्सीन ख़राब है।
ठीक, इसके वैक्सीन ख़राब तो ऐसा नहीं है, बस यूएसए की जो एफडीए वो चाहती है कि भैया इसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्रभावकारिता है, एफिशिएंसी कैसी है, एफिकेसी कैसी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या ये हम इसको लगाएं तो कितना जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है कितनी तेज़ी से जो है एक्टिवेट होता है, ये सब चीज़ें पता करना चाहता है यूएसए। और एक चीज़ देखिए ये भी है कि वहाँ पे ऑलरेडी कई सारी हैं वैक्सीन्स जो कि यूएसए की ही कंपनियां हैं, तो ये कंपटीशन भी परेशान करने वाली बात है, समझ रहे हो। इसी को कहते हैं जो होता है ना नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्यों, मतलब एक तरीके से ट्रेड नहीं होने दे रहे हैं ना, तो ये टैरिफ तो नहीं बढ़ाया है इसमें कुछ, एक बस उन्होंने क्या कह दिया कि हम और हमको डेटा दे दो और ये दे दो, तो टैरिफ बिना बढ़ाए जो बैरियर होता है उसको नॉन टैरिफ बैरियर बोला जाता है, ठीक। तो इसमें ये इम्यून सिस्टम कैसे क्या बढ़ता है, एफिकेसी क्या है, ये सब बता दो तो सही है, हम कर देंगे, ये चीज़ है। अगला जो है टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, स्टार टॉपिक ऑफ द डे मुझे लगा। देखिए केरल का स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ जानते हो क्या है, आसान भाषा में समझाऊँ तो, कि महिलाओं का जो है केरला चाहता है, केरला की गवर्नमेंट चाहती है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं लेबर फोर्स में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी में आए, लेबर फोर्स में आए। लेकिन जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं अरे हमें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है तो हम बाहर का काम क्या करें, तो केरला गवर्नमेंट ने, देखो ये होता है चॉइस देना, ठीक है ना, मजबूरी से चॉइस की तरफ बदल रहा है, ये अवसर में बदल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी पैदा करवा रही है गवर्नमेंट वीमेंस के लिए, ये कितनी अच्छी बात है। जो अमर्त्य सेन की हम लोगों ने उस दिन बात करी थी ना कि चॉइस जब होती है लोगों के पास तब वो डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो वीमेन के घर के जो उनके हाउस होल्ड के जो काम है उसके लिए किचन में जैसे कुछ है तो मॉडर्नाइज करा लो, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि खाना वाना गर्म करने के लिए अब जैसे लोग जो है माइक्रोवेव का यूज़ कर लेते हैं, तुरंत गर्म हो जाता है 30 सेकंड में। तो इसी तरीके से जो है आसान हो जाए, घर का किचन वाले जो काम है वो आसानी से हो जाए, कम समय में हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए, और उसके बाद जो है विमेन को ये मौका मिलेगा कि यार आराम से वो लेबर फोर्स में जाके, तो देखो यहाँ पे इन्होंने इसको आसान किया, गवर्नमेंट देखो फैसिलिटेट कर रही है, वहाँ पे लोग जो है टैक्स देने को आतुर हैं, हाँ भैया ये, और ये जो भी काम ये वाला होगा स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट जो है, इसमें पैसा चिट फंड में डाला जाएगा, ठीक, चिट फंड में। तो अब जो भी है यहाँ से फैसिलिटेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे अपना किचन का काम आसानी से होगा, इनको जो भी टूल वूल सब लगाओ, माइक्रोवेव और जो भी चिमनी उमनी जो भी है, उससे जब उनको फुर्सत मिलेगी तो लेबर फोर्स में आएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि नहीं है, ठीक। इनके बजट में अभी आया था 5 करोड़ रुपए का, इन्होंने इसके लिए पैसा अभी फ़िलहाल रखा हुआ है, और इसको जो है इम्प्लीमेंट लागू कराया जाएगा केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, जो कि एक चिट फंड है और लेंडिंग फर्म है। अब देखो चिट फंड क्या होता है, किसी ने अगर इसके बारे में जो सुना होगा, वैसे तो हमारे यहाँ तो शायद इसको कमेटी सिस्टम बोलते हैं। तो चिट फंड चिटी, और ये ऐसा नहीं है कोई ऐसे इनफॉर्मल है, ये चिट फंड एक्ट 1982 में है, उसके अंतर्गत होता है ये वाले। और इसमें क्या होता है कि जितने लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो ये सेविंग भी करेंगे और 5 ही लोग सेव करेंगे, ठीक है, 5 लोग, मान लीजिए 100 रुपये हो गया, 100 रुपये मिला के 500 रुपये हो गए। अब इसमें से कोई एक बंदा जो है वो कहेगा कि हमको पैसे दो, हमें ज़रूरत है, तो ये सेविंग भी इसमें आप डाल सकते हो, साथ ही साथ इसमें लेंडिंग भी करता है ये, मतलब कि पैसा जो है नगद वो देता भी है, आपका लोन पे देता है। अब इनमें से कोई, इन्हीं में से ही लोग को मिलेगा, ध्यान रखना, ये क्लोज्ड उसमें है, ये नहीं कि बाहर की किसी को दे रहे हैं। तो अब इसमें मान लीजिए 500 रुपये थे, तो अब इसमें जो भी उसको मिल जाएगा, ऑक्शन भी होगा कि 500 रुपये किसको मिले, जो लोग ये कहेंगे जो सबसे कम पैसा लेना चाहता है, कहेंगे यार 470 रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है, ठीक। दूसरे ने बोला कि हम 450 रुपये लेंगे, तो 450 रुपये, अगर 2 ही बिड हुई थी तो 450 रुपये लोग दे दिया जाएगा, बचा कितना, 50 रुपये बचा, ये 50 रुपये सब में बट जाएगा, 10-10 रुपये। तो इस तरीके से लोग जो है कमा भी रहे हैं, ठीक, सेविंग भी कर रहे हैं, उससे जो है कमा भी रहे हैं, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और जिसको ज़रूरत है उसको जो है पैसा टाइम पे मिल भी जा रहा है। तो ये चिट फंड का ये एक काम करने का तरीका होता है, ठीक। मैंने कहा यहाँ पे एक चीज़ बता भी दूँ, क्योंकि एक शारदा स्कैम आप लोगों ने सुना था, कहाँ का है शारदा स्कैम, तो वेस्ट बंगाल का, तो वो चिट फंड वाला ही कुछ था, तो उसमें बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो ये वाली चीज़ जो है, मैंने कहा चिट फंड का यहाँ पे आया था, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिया, ठीक। इसका है क्या स्कीम, जो वीमेन है वो अपना हाउस होल्ड काम अच्छे से कर सकें, जल्दी कर सकें, और वो लोग जो है कुछ उधार लेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझे ना, मैंने बताया ना चिट फंड से किया जाएगा, तो एक सॉफ्ट लोन मिलेंगे। सॉफ्ट लोन मैंने आप लोग को बताया था कि कम ब्याज दर पर,
जो है, और लंबी अवधि के लिए जो है कुछ आपको लोन जो होता है उसको सॉफ्ट लोन बोला जाता है, वो सॉफ्ट लोन देगा। और जो भी वीमेन है हाउस होल्ड गैजेट और इक्विपमेंट खरीदें, और जो कॉस्ट आएगी हाउस होल्ड इक्विपमेंट की वो इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना होगा, क्योंकि लोन है ये, ग्रांट नहीं है, अनुदान नहीं है, ठीक है। और जो है इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, और जो भी इंटरेस्ट आएगा लोन पे और ये सब इक्वली जो है शेयर कर लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया ना चिटफंड, इसीलिए ये चीज़ मैंने समझाई थी। और सब में जो है शेयर कर लिया जाएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी हो गई, बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट, सबके बीच में। और KSFE जो है ये इसको स्मार्ट किचन को करेंगे। आइडिया वही है कि भैया जेंडर बजटिंग कर रहा है केरला, ठीक, जेंडर पे विमेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और वो चाहता है कि लेबर फोर्स में आए तो घर के काम जब वो से फुर्सत मिलेगी तो और अच्छे से मतलब घर के तो देखो कि औरतें बहुत अच्छे से करती है, जैसे हमारा भारतीय उसमें चलता है, पूरे वर्ल्ड में भी है। तो वो घर के भी कोर्स उन्होंने निपटा लिए, बाहर में भी कर रहे हैं, और एक सशक्त नारी बनेगी। ये चीज़ इन लोग की यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे देखिए, ये है हमारा टॉपिक कि एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को वैधीकरण कर दिया गया। बिटकॉइन क्या है? एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आप समझना, डिजिटल करेंसी में आ गया, मतलब कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है, कोडिंग करी गई है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और उससे जो है 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जहाँ पर मान लीजिए US ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, कुछ जो है प्रतिबंध लगा रखे हैं, जैसे मान लीजिए रशिया पे हो गया, या फिर साउथ अमेरिका, जैसे ये क्या है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है अल सल्वाडोर, ठीक, तो या फिर कई और सैंक्शन लगा रखे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब फॉर्मल जो इकोनॉमी है, ध्यान से समझना, फॉर्मल इकोनॉमी जो है उससे तो आप पैसा भेज नहीं सकते, तो लोग आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है, और रेगुलेटेड नहीं है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक क्रॉस बॉर्डर कोई मतलब इस तरीके का पेमेंट करना, इवन टेररिस्ट भी इसका यूज़ कर रहे हैं यार, क्योंकि उनको तो छुप के ही पैसा देना है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, अब समझना कि क्या हुआ। तो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, अब यूज़ कर रहे हैं। तो अब जैसे इंडिया पहले ये अवर्स था RBI की, नहीं ये हम नहीं करेंगे, अब इन्होंने खुद ही कह दिया है कि हम एक फॉर्मल डिजिटल जो है करेंसी लाने वाले हैं, ठीक, कह दिया ना अभी, जो नया रूल आया 2021 में। तो हो क्या रहा है कि अगर तुम वैसे नहीं मानोगे तो ये अनरेगुलेटेड रहेगा, और ये जो है इसी तरीके से लेन देन चलता रहेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि एक रेगुलेटेड और लीगलाइज्ड करेंसी बना दो, जिससे कि जो है सारे लेन देन होने लगे, और बाकी जो है उनको रोकते जाओ, ठीक है ना। तो सहूलियत कर दो, ये वाली चीज़ है। अभी एल सल्वाडोर जो सेंट्रल है, अब ये वाली जो कंट्री है, ठीक, इसमें जो है एक पॉपुलिस्ट लोक लुभावन एक जो है प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले, इन्होंने कहा है कि हम इसको जो है लीगल बना रहे हैं। और ये जो कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, देखिए यहाँ पे इसका ये दे रखा है हमने, पैसिफिक ओशन, हॉन्डुरस, निकारागुआ, और इससे जो है ये आपका ये जुड़ा हुआ है, ठीक, आपका। और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, यहाँ पे ज़्यादातर जो है पैसा कहाँ से आता है, ये रेमिटेंस से आता है, यानी कि प्रेषण से आता है, ठीक, बाहर से लोग पैसा भेजते हैं। अमेरिका, इन्होंने डॉलर जो US का डॉलर है उसको ही अपना वो बना रखा है। इनकी इकनॉमी बहुत ही छोटी है, बहुत ही ज़्यादा कोई वो नहीं, तो क्रिप्टो करेंसी को ही बना के इनका ये तर्क है कि हम जो है वित्तीय समावेशन कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, ठीक, लोगों का जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। और इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए ज़्यादा बहुत छोटा है यार, 64 लाख लोग रहते हैं, मेघालय से थोड़ा सा बड़ा है, और रेमिटेंस जो प्रेषण है वो सबसे बड़ा इनकी इकोनॉमी का हिस्सा है। आप देखो जो इनके यहाँ जो है 2020 में US में ही इनकी क्वार्टर, यानी 25% जो जनसंख्या US में रहती है, काम धंधा ये सब करती है, वहाँ से पैसा वापस भेजती है, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, 6 बिलियन। और 6 बिलियन इनकी GDP का 20% है। तो CSAT का क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि इनकी पूरी GDP कितनी होगी, समझ में आया कि नहीं। 6 बिलियन अगर 20% है GDP का, तो पूरी इनकी GDP का क्या वैल्यू है, बहुत सिंपल सा CSAT का क्वेश्चन है, बताइएगा, ठीक। और इसमें 6 बिलियन में ज़्यादातर जो है वो ये कह रहे हैं, जो इनके रकीब बुकेले हैं, कि ज़्यादातर तो इनके बिचौलिए खा जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टली जो है फैमिलीज़ के पास में जाए, ताकि वित्तीय समावेशन हो सके। और वित्तीय समावेशन बहुत ही कम है, 70% जो पॉपुलेशन है उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक। बैंक अकाउंट तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी तो मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू करी थी, ताकि जो है वित्तीय समावेशन हो सके। बैंक अकाउंट, अच्छा, वित्तीय समावेशन क्या होता है? बैंक अकाउंट बेसिक नेसेसिटी, फिर आपको क्रेडिट यानी कि लोन मिल सके कम दाम पे, उचित दाम पे, और हमेशा जो है जितना चाहिए उतना एडिक्वेट मिल सके,
एक्सेसिबिलिटी हो, एफोर्डेबिलिटी भी हो, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्याज ही ना दे पाए वापस। ठीक, तो ये भी होना चाहिए, साथ ही साथ बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। ठीक, सिर्फ बैंक अकाउंट है और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन माना नहीं जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक, जो लोग फाइनेंशियल लिटरेट हो गए वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उससे बचना है। और ये डिसीजन जो है यही कहा जा रहा है कि फ्यूचर में फाइनेंस को बदल देगा और ये सारी चीज़ें हैं। ग्लोबली वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो जो ये वर्चुअल करेंसी इनका क्या मतलब वो है, ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं जैसे जब से इंटरनेट आया है और ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, डॉलर या फिर जैसे रुपी का जो है क्या हो रहा है कि एक्सचेंज रेट जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, तो लोग क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादा कूद रहे हैं। ठीक है, क्यूबा, वेनेजुएला, अभी जब देखो इंडिया में ही क्या हुआ, आरबीआई वाला एक डिसीजन आया ना, जब उन्होंने कहा कि हम वर्चुअल करेंसी और इसको मना थोड़ी ना कर रहे हैं, आप लोग ट्रेडिंग करना तो चाहो तो करो, तो तब ये रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि 10,000 करोड़ इंडियंस जो है, 10,000 करोड़ रुपया जो है इंडियंस लगा चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, मतलब पैसा दबा हुआ है लोगों के पास। ठीक, तो ये वाली चीज़ है डिसेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलेटेड, जो मैंने पहले आपको बता दिया। क्यूबा जब से 2018 में इंटरनेट आया है, क्यूबा में उससे पहले इंटरनेट ही नहीं था, तो वहाँ पे जो है सर्कमवेंटिंग मतलब जो सैंक्शन क्यूबा के ऊपर लगा रखे हैं उनको मतलब जो है झुकाकर और बढ़िया जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेन देन, पैसे का पेमेंट ये सब कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। ठीक, मतलब डार्क वेब से टेररिस्ट जो लोग जो हैं वो ड्रग्स और जो है ये गोला बारूद ये सब भी खरीद रहे हैं। इंडिया का रिस्पांस देखिए अभी ये आया है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021। इसमें जो है इंडिया ने कहा है कि हम प्रोहिबिट करते हैं सारी ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, और हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपना एक लेके आ रहे हैं और हम ऑफिशियल डिजिटल करेंसी अपनी बनाएंगे। ठीक, ये एक तरीके का कंप्यूटर कोड है, पीयर टू पीयर रिव्यू होता है क्रिप्टो करेंसी में, और ये जो है एनकोडेड करेंसी है, डिजिटल करेंसी। बस कुछ इसके यहाँ के टाइप्स दे रखे हैं, बिटकॉइन सबसे ज़्यादा बहुचर्चित है, एथेरियम है और एक्सआरपी मार्कर है, बाकी और भी हैं। ठीक, और अगला टॉपिक है हमारा भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट। ठीक, मतलब फ्रेट जो है उसको फास्ट ट्रैक करना है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, किसने किसने जो है बचपन में मालगाड़ी के डब्बे गिने हैं, या अभी भी कभी दिख जाते हैं मालगाड़ी के डब्बे गिनते हैं, 48 होते थे जैसे मैंने कभी, मुझे याद आ रहा है। तो वो जो माल है ना वही फ्रेट है। ठीक, वो गाड़ी जो है वो लॉजिस्टिक्स है, और वो रेलगाड़ी, अब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलगाड़ी में ही मालगाड़ी ही होती, मतलब रेल के थ्रू ही फ्रेट जाता है, आपका जो है कार्गो एरोप्लेन्स भी हो सकते हैं जिसमें कि सामान वामान भेजा जाता है कि नहीं, तो उसी तरीके से कार्गो भी हो सकता है, आपका शिप के थ्रू भी हो सकता है। ठीक, इनलैंड वाटरवे हो तो उसके थ्रू हो रहा है वो भी, तो किसी भी तरीके से सामान माल जो है आपका इधर एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। गुड्स की बात हो रही थी, ध्यान रखिए, तो माल गुड्स जो हैं उनको एक से एक जगह दूसरे जगह भेजा रहा है, तो उसको जो है फ्रेट बोलते हैं और लॉजिस्टिक्स पूरा बोलते हैं। तो नीति रिपोर्ट की नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इन लोगों ने रिपोर्ट निकाली है कि किस तरीके से जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया में, फ्रेट है, उसको हम क्लीन बनाएं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन हो, कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, मतलब कम पैसे में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए। मान लीजिए अभी 100 रुपये में होता है, तो आगे चल के हम कुछ ऐसी एफिशिएंसी लाएं, डिले कम हो, टाइम बचे, कम हो सकता है 100 रुपये की जगह 95 रुपये में ही उतना जो है भाड़ा लगे और ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो करनी है, और इसके साथ ही साथ वो बेरोजगारी वो सब तो ख़त्म करनी इसके थ्रू। तो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन जो है, माल परिवहन जो है हमारा ये भारत का एक बैकबोन है, और इसको हमें ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट, दक्षता, क्लीनर, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड कम और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, कम पैसे में हो जाए काम। ये जो है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देगा। इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है भारतीय जीडीपी के 4% तक कम कर सकते हैं। ठीक, इससे हम NOx भी हमें कम करना चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सब कम करना चाहिए। सोल्यूशन इन्होंने बताए हैं, पॉलिसी बनाओ, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, मार्केट जो है देखो कहाँ से कहाँ है उसके आसपास बनाओ। ठीक, बिजनेस मॉडल अच्छे बनाओ, अवसंरचना बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, रेल नेटवर्क को की कैपेसिटी बढ़ाओ, इंटरमोडल बनाओ। ठीक है ना, जहाँ तक रेल जा सकती है वहाँ तक रेल पहुँचाओ, जहाँ तक जो ट्रक वर्क चलते हैं ये सब भी लॉजिस्टिक्स में ही आएंगे, रोड जा सकती है वहाँ तक रोड पहुँचाओ, इंटरमोडल बनाओ। ठीक, भारत का जो है पहला जो इंटरमोडल मल्टी मॉडल कहाँ पे बना है बताइए, पार्क। ठीक है, और इम्प्रूविंग वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग, ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमी, फ्यूल जो है कम लगे,
और अगर ऐसा करता है तो भारत जो है एशिया पैसिफिक का जो है लॉजिस्टिक्स में लीडर बन जाएगा, ऐसा बोला गया है। काफ़ी महत्वाकांक्षी बात है। इसका महत्व क्या है कि जो है डिमांड बढ़ रही है सर्विसेज और इन सब की। अब आजकल देख रहे हो वैसे भी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है, सब कुछ तो ये जो है लॉजिस्टिक्स ट्रक और यही सबसे सामान इधर से उधर जा रहा है, लोग तो घर में ही घुसे हुए हैं। तो ये है कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमिशन कम करो, 2050 तक जो है 5 गुना बढ़ने वाला है फ्रेट की एक्टिविटी। कैसा है, 400 मिलियन लोग तो भैया पहुंच जाएंगे सिटीज़ में। तो फ्रेट को जो है ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी ये सब बढ़ाने की जरूरत है। रेलवे, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें अच्छे से अच्छा करने की जरूरत है। नीति आयोग क्या है हमारे यहाँ, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक। ये एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के एक ऑर्डर पे बनी है, ना कि कोई लॉ लाया गया ना कुछ। ये थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है। और भारत में जो है अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है और इकोनॉमिक पॉलिसी और बॉटम अप अप्रोच पे बात करता है। मतलब स्टेट एंड आपका लोकल बॉडी, पंचायत से स्टेट, पंचायत से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से फिर यूनियन की तरफ बढ़े। 1 जनवरी 2015 से ये आ गया है, फॉर्म हुआ है। और 15 अगस्त को इसकी जो है घोषणा करी थी मोदी जी ने 2014 में। और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये सब तो है, ये पार्टिसिपेशन मतलब स्टेट का पार्टिसिपेशन बढ़े, ये बताया गया। अब देखिए रेलवे को मिल गया है 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। अब देखिए कई सारे जो विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रे हो गया, ठीक, आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर विजुअल लाइट हो गई, फिर इंफ्रारेड हो गई, फिर होती है आपकी रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव का यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, इन सब में यूज़ होता है। तो ये अब जो एक मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड है, बैंड मतलब ऐसे हुआ लंबा, ठीक, उसमें से जो है 700 मेगाहर्ट्ज में से 5 मेगाहर्ट्ज जो है इनको मिल गया है रेलवेज को। इससे फ़ायदा क्या होगा भैया, ये अपना कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे, कोलिजन, एक्सीडेंट, इन सब से रोकेंगे, ठीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करेंगे, जिससे कि जो है कौन सी बोगी, कौन सा लोकोमोटिव, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इन सबको जो है आपस में बातचीत होगी। तो अपना कम्युनिकेशन भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए अच्छा कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है अब रेलवे कर पाएगा, क्योंकि इनको ये अप्रूव कर दिया गया है मोदी जी की मीटिंग में। और इसमें जो है 4G लाने की बात करेंगे, जिसको लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन भी बोलते हैं। और प्रोजेक्ट जो है 25,000 करोड़ रुपये में अगले 5 सालों में ख़त्म हो जाए, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर पे अभी जो रेलवेज हैं वो ऑप्टिकल फाइबर पे निर्भर हैं। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर जानते हो, OFC जिसे कहते हैं, जिसके अंदर जो लाइट चलती है, ठीक। तो लाइट चलती है तो एक एक चीज़ होती है आपकी, वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या चीज़ है बताइए। और इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे OFC एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से और कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक। रियल टाइम बेसिस पे स्पीड रेडियो, हाई स्पीड रेडियो चला सकेंगे, बात कर सकेंगे, यही सारी चीज़ें इसमें बताइए। कोलिजन नहीं होगा, ट्रेन का प्रोटेक्शन हो सकता है, और पैसेंजर की सेफ्टी तो होगी भाई, अब ट्रेन लड़ेगी नहीं तो। और CCTV कैमरा का लाइव फीड देख पाओगे, फास्टर और सेफर ट्रेवल कर पाओगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा पाओगे। रेडियो स्पेक्ट्रम क्या है आपका, 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक को जो है जो पार्ट होता है वो रेडियो स्पेक्ट्रम का होता है, ठीक। किस आउट ऑफ किस में, जो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें रेडियो स्पेक्ट्रम का पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है फ्रिक्वेंसीज के अगर टर्म्स में देखें तो 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक। टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है। और ये अपना जो है भारत अपने भी नेशनल लॉज भी बनाता है इसके लिए, और इंटरनेशनली ITU बनाता है, जिसको हम लोग ने किस में याद किया था, पढ़ा था, याद है कि चाइना वाले जो है ये अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसमें कि ITU भी था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि हुआवे और ZTE को जो है ये क्लियरेंस इसने दे दिया और सब, है ना, याद आया कि नहीं आया। तो रिवीजन भी करते रहो मेरे भाई, ठीक। ये आपका विद्युत चुंबकीय जो है स्पेक्ट्रम है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। और इसमें देखिए इधर डिक्रीजिंग बैंडविड्थ है, इसमें इधर इंक्रीजिंग बैंडविड्थ है। देखो 300 गीगाहर्ट्ज हो गया, ये खाली 30 जो है किलोहर्ट्ज है। और ये स्वीट स्पॉट है जिसमें GSM और ये सारी चीज़ें FM रेडियो चलती हैं, ठीक। क्वेश्चन भी है हमारा, उससे पहले आज हम लोग कॉमन का इस पीस में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पहले करेंगे। देखिए अभी क्या है, अर्गोस्टेमा क्वारेंटेना, ये नाम से जो है एक नई क्या प्लांट की स्पेशीज है, ये जो कॉफ़ी फैमिली से संबंधित है। बताइए सही है कि गलत है। ये स्पॉट हुआ भी वेगामॉन हिल्स। अब वेगामॉन हिल्स आप लोगों को पता होगा तो आप पता लगा लोगे कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक।
ये केरला में, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, ये गलत, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ये कहता है कि अर्गोस्टेमा क्वारंटीना जो है ये याद रखने के लिए, जो अभी पैंडेमिक में लोग मर गए उनको याद में रखने के लिए जो है अर्गोस्टेमा क्वारंटीना नाम दिया गया है। ठीक, ये देखिए इस तरीके का लगता है। कॉफ़ी प्रजाति केरला में आपका वेगामोन हिल्स होता है, तो उससे अब देखिए आज जो है हिल्स की मैपिंग करेंगे हम लोग। ये आप लोग का जो है होमवर्क है। ठीक, और हिल्स जैसे कि ये हो गया, कार्डमम हिल हो गया, ठीक, नीलगिरी हिल्स हो गया। इसको आप मैप में बना के एक आप चाहो तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, जितना मेरे पास आप इसको जो है रफली बनाओ। कार्डमम हिल कहाँ है, जवादी, शेवराय, अरामला, नलामला, वेलिकोंडा, पेलिकोंडा, ठीक है ना, ये सब नाम है मैंने रटे हुए क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। तो ये अलामला, नलामला, पेलिकोंडा, वेलिकोंडा, ठीक है। कार्डमम हो गया, डोडा बेटा, ठीक है ना, सोजा बेटा से याद किया था मैंने। और इसको ये वेस्टर्न घाट्स हो गए पूरे, और आपका महेंद्रगिरी हिल्स हो गया। ठीक, एक नीलगिरी हिल्स है, और आपका नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो ब्लू माउंटेन्स है। एक बार ज्योग्राफी के ऑप्शनल में ब्लू माउंटेन्स पूछा गया तो लोग नीलगिरी मार्क करके आ गए कि उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया और कहा नीली और गिरी तो ब्लू माउंटेन को नीलगिरी हिल्स मार्क करके आ गए थे। तो ऐसा मत करो, ये सारी चीज़ें देख लो। विंध्यास हो गया आपका, सतपुड़ा, और ये जो है विंध्या हाईलैंड्स हो गया, ठीक, मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी चीज़ें, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, गारो खांसी जयंतिया हो गया, मिकिर हिल्स हो गया, ठीक है ना, आपका डाफला, ये सारी चीज़ें जो है पूरा आज हिल्स का पूरा कर डालो इसमें। ठीक, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पेन प्रिट्जर प्राइज किसको मिला है, ये दिया जाता है नोबल लोरेट हेरोल्ड पिंटर के याद में, और ये एनुअली दिया जाता है। इंग्लिश में अच्छा वर्क किया है तो, और ये स्टेब्लिश किया गया था 2001 में। अब क्वेश्चन पूछा गया है असत्य बताइए, तो देखिए यहाँ पे 2001 वाला जो है ये असत्य है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ पहले दूसरे तो सही थे। अब देखिए ये स्टेब्लिश किया गया था 2009 में। जिम्बाब्वियन राइटर हैं चित्सी डंगारेम्बा गागा, अरे क्या है यार ये, एक सेकंड, सित्सी डंगारेम्बगा, ठीक, इनको पेन प्रिट्जर प्राइज़ मिला 2021 का। और इनको पहले भी 2021 का जो है पेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड भी मिला गया था। ठीक, जिम्बाब्वियन है। और जिम्बाब्वे में अब देखिए दो चीज़ें एकदम, ये अल्लाह, मैंने क्वेश्चन सोचा नहीं था, आप पूछ लेता हूँ। एक चीज़ हुई थी जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जैसे हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ना 6% इन्फ्लेशन चल रहा है, ये 7% चल रहा है, इनके यहाँ लाखों में पहुँच गया था, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन जो करेंसी है रुपी, INR, ये वो यहाँ पर जिम्बाब्वे में क्या है, लीगल टेंडर है। बोरे में भर के पैसे दिए जाते हैं यहाँ पे जिम्बाब्वे में, समझ में आया। इतनी इनकी मतलब क्योंकि उसकी कम हो जाती है कीमत करेंसी की, बोरे में दिए जाते हैं। एक बार देखना चाहे तो फोटो उठा के। अच्छा, सित्सी से रिलेटेड जो है एक मक्खी होती है सत्से फ्लाई, सत्से फ्लाई करके होती है, उससे कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक, और देखिए आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, डेली MCQ GS आंसर राइटिंग फॉर फ्री प्रैक्टिस में। और आप लोग हमारा ओनली UPSC टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ सर्च करो ओनली UPSC चैनल करके सर्च करोगे, मिल जाएगा। इसका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सतत विकास लक्ष्य क्या है, मानव सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इसका क्या महत्व है। 2030 से कंप्लीट होना, 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं। पूरी चीज़ इसके बारे में लिखो और सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अलग अलग डायमेंशन देख लो। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ है, कुछ क्या है, तो उस तरीके से जितना अच्छा बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हो करो। इसी साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, और लाइक बटन तोड़ना है, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ना है, मिशन को सक्सेसफुल बनाना है, ताकि ये सुबह 6 बजे जो मैं रोज़ वीडियो लाता हूँ, सारे लोग जो UPSC और अदर स्टेट PC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और प्रीलिम्स को कैसे करें टैकल, मेंस का आंसर कैसे लिखें, ऐसे कैसे करें, ये इन सब की जानकारी ले सकें। ठीक, तो अगर अगर आप लोग हमारा जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है, 8564880530 969066068089 पे कॉल करके UPSC और EPFO का आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल से मुलाकात होगी आपसे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।